नमस्कार। शोध प्रकल्प त्रैमासिक छत्तीसगढ़ मित्र राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और हिंदी विभाग कल्याण महाविद्यालय भिलाई नगर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे वेबिनार का शीर्षक है साहित्य, शिक्षा और समाज, परंपरा और तकनीक का समन्वय। इसमें हमारे प्रतिभागीगण, हमारे विषय विशेषज्ञ ऑनलाइन अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए अपना YouTube चैनल छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो से करार किया है और छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो शोध पत्रों के, विषय विशेषज्ञों के वाचन को अलग अलग एपिसोड में प्रस्तुत करेगी। इसी के तहत ये एपिसोड प्रस्तुत है शोध पत्र वाचन। आइए इन विद्वानों के शोध पत्र का हम आनंद लेते हैं। आप सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वप्निल कर्मही, गवर्नमेंट DBPG कॉलेज रायपुर। मेरा विषय है कथक नृत्य और इस वेबिनार में मेरा टॉपिक है कथक नृत्य की परंपरा का बदलता परिदृश्य। नृत्य एक सार्वभौमिक कला है जिसकी उत्पत्ति मानव जीवन के साथ ही हुई होगी, ऐसा कहा जा सकता है। भाषा की उत्पत्ति के पहले ही मानव अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, विभिन्न प्रकार के लावण्य में अंग संचालन, मुद्राओं के प्रदर्शन, हाव भाव, अंग प्रत्यंग संचालन इत्यादि द्वारा करता रहा होगा। भारतीय परंपरा में नृत्य कला के 2 अंग स्वीकार किए गए हैं, तांडव और लास्य। तांडव नृत्य की उत्पत्ति भगवान शंकर से मानी गई है और लास्य नृत्य की उत्पत्ति देवी पार्वती से। भारत में आज वर्तमान में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं। पूर्व में प्रचलित कथकली, कथक, भरतनाट्यम और मणिपुरी, उसके पश्चात कुचिपुड़ी, ओडिसी और मोहिनीअट्टम, और रिसेंटली संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा सत्रिया नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य की शैली में शामिल किया गया है। भारतीय नृत्य कला बहुत ही प्राचीन है, परंतु आज भी हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और यह उसकी निरंतर परिवर्तनशीलता और नए नए प्रयोगों को अपनाने की उदारता तथा समाज के साथ चलने की कला के कारण है। इस नृत्य कला ने अपनी परंपरा को सहेज कर रखते हुए बहुत ही सरलता से आधुनिकता तथा तकनीक को अपनाया है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में तथा सभी हिंदी भाषी राज्यों में कथक नृत्य किया जाता है। कथक शब्द का उद्भव कथा से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। प्राचीन काल में कथावाचक गानों के रूप में भी इसे बोलते थे और अपनी कथा को और नया रूप देने के लिए अभिनय तथा नृत्य भी किया करते थे। भारत में मुगलों के आने के पश्चात इस कला के रूप में और परिवर्तन आया। राजाश्रय मिलने से यह कला और भी पनपी। जिन जिन स्थानों में कथक कला का निखार हुआ, उन स्थानों के नाम पर घरानों के रूप में यह विकसित हुई, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ घराना। प्रत्येक घराने के कथक की अपनी अपनी खूबसूरती होती है, अपनी अपनी शैली होती है। इस तरह से कथक नृत्य निरंतर ही निखरता रहा और जिसमें कई महान गुरुओं, राजाओं और कलाकारों का योगदान रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कथक की यात्रा बहुत लंबी रही है। मंदिरों के प्रांगण से आरंभ होकर नवाब और राजाओं के राजदरबारों की शोभा बनने के बाद वर्तमान में बहुत बड़े पैमाने पर रंगमंच में इसका प्रदर्शन होता है और हजारों लाखों दर्शकों की भीड़ होती है। जो कथक प्राचीन काल में एकल नृत्य के रूप में किया जाता था, आज समूह के रूप में
समूह नृत्य के रूप में विभिन्न प्रकार की तकनीक को अपनाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत कला के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। परंपरा और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में कथक का रूप कई तरीके से बदला है। जैसे कथक का जो क्रम है, रिपर्टवार है, उसका स्वरूप, तकनीक, प्रदर्शन करने का तरीका, वेशभूषा, रूप सज्जा, वाद्यों की संगत, संगीत तथा साहित्य का प्रयोग, कलाकार, दर्शक और आयोजकों की मनोवैज्ञानिक सोच तथा बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक और विद्यार्थियों का समर्पण और सभी पक्षों में बदलाव आया है। कहीं पर यह समाज की मांग है तो कहीं पर स्वयं के और सुविधाजनक होने की प्रवृत्ति का भी कारण है। अब मैं सीधा आज पर आती हूँ। एक समय था जब ई लर्निंग को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, परंतु आज हम सिर्फ उस पर ही निर्भर कर रहे हैं। घरों में रहते हुए सिर्फ इसी के माध्यम से हम सबसे जुड़े हुए हैं, आप सबसे हम जुड़े हुए हैं। तो समय के साथ परिवर्तित होना ही होगा और उसमें ही रास्ते निकालने होंगे, नए नए प्रयोग जरूर करने होंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमन बालियान, प्राचार्य शैल देवी महाविद्यालय। कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के समय आदरणीय डॉक्टर सुधीर शर्मा जी ने साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीकी और परंपरा का समन्वय जैसे विषय पर इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है, वह सराहनीय है। और मैं आशा करती हूँ कि इस वेबिनार के जरिए अवश्य ही कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो सकारात्मक सिद्ध होंगे। मेरा इस वेबिनार का विषय है बदलता समाज और नए परिदृश्य। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि किसी भी संकट को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि हर संकट हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। कोरोना वायरस भी ऐसा ही एक संकट है जिससे डरने की बजाय हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोरोना वायरस के इस संकट ने हमें क्या सिखाया है। इसने हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने की सीख दी है। अक्सर हम अपने खाली समय में पार्टी करने में, शॉपिंग मॉल में जाने में, फिल्में देखने में या इधर उधर घूमने में बिताते थे, पर इस वायरस ने हमें सिखाया है कि रिश्तों को समय देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम दूसरी चीजों को देते हैं। आज सब हमको ये हिदायत दे रहे हैं कि जितना भी हो सके अपने घर में रहिए, तो उनका इनडायरेक्टली रूप से कहना है कि हम अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाएंगे। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई नई स्टडी के मुताबिक यह वायरस आने वाले कुछ वर्षों तक सक्रिय रह सकता है। इसी वजह से इस दुनिया को आने वाले कई वर्षों तक सामाजिक दूरी का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब है वर्षों तक हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा और हमेशा के लिए हमारा वर्तमान जीवन भी बदल जाएगा। सभी से कम मिलना जुलना, सामाजिक दूरी, हाथ मिलाने की बजाय नमस्कार करना हम सबके नए संस्कार बन जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की जो सलाह दे रही हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम की जो बात आज हम कर रहे हैं, शायद इसको ऐसे ही वर्षों तक अपनाना पड़े। जो बच्चे आजकल डिस्टेंस लर्निंग के जरिए घर बैठकर डिजिटल क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, शायद यही जीवन आगे चलकर सामान्य बात हो जाए। इसके अलावा शादियां, जन्म और मृत्यु जैसी परंपराएं भी शायद हमेशा के लिए बदल जाएं। लोग अब ऑनलाइन ही इसमें सब में शामिल होने लगे। दुबई में तो पहले से ही वहां की सरकार ने यह कानून बना दिया है कि वहां की शादियां ऑनलाइन होंगी। भारत में भी शायद इसी तरीके से ऑनलाइन शादियां होने लगी और ये जो जीवन, मृत्यु और विवाह से संबंधित जो जुड़ी परंपराएं हैं, शायद उसमें भारत में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाए। पैसे को लेकर अब व्यक्ति की सोच बदलने लगी है। जिस पैसे को लेकर जीवन भर व्यक्ति दौड़ता रहता है, आज वही पैसा उसका जीवन बचाने के काम भी नहीं आ रहा है। आज सड़क पर कोई पड़ा हुआ नोट यदि किसी को मिल जाए तो लोग उसको भी उठाने से कतराने लगे हैं।
वो सोचते हैं कि शायद उसमें भी कोरोना वायरस तो नहीं है। सतयुग के लिए भी हम यही कल्पना किया करते थे कि वहां पर यदि किसी का कोई धन पड़ा हुआ मिल जाए तो ईमानदारी इस हद तक होती थी कि कोई उसको हाथ तक नहीं लगाता था। इसके साथ ही इस कोरोना वायरस ने समानता क्या होती है यह भी व्यक्तियों को समझाया है। आज ये महामारी समस्त मानव जाति को बता दिया है कि अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म यह कुछ भी नहीं देखती है और इसीलिए आज दुनिया के बड़े बड़े लोग समझने लगे हैं कि मृत्यु के सामने सब समान है। कोरोना वायरस के संकट ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें पृथ्वी का दोहन नहीं करना है बल्कि उसका सहयोग करना है। परंतु सोचना यह है कि क्या ये कोरोना वायरस का काल युग परिवर्तन की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है। आज हम सबको यह जानना और सोचना चाहिए कि वर्तमान काल में जो फैक्ट्रियां हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है, परंतु प्रदूषण के लिए वो सबसे बड़ी वजह वही है। आज कारखाने बंद हैं किंतु पर्यावरण को प्रदूषण से एक हद तक मुक्ति मिल गई है। प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी है और आज हम प्रकृति का सम्मान और अधिक करने लगे हैं। तो इन सब बातों पर विचार करते हुए हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा और आने वाले समय के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी रहना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था तिवारी शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला में हिंदी की प्राध्यापक हूँ और आज हम साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक और परंपरा का समन्वय विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। मेरा विषय है संस्कृति और आधुनिकता के बदलते सरोकार। समय के साथ परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है और यदि हम संस्कृति और आधुनिकता की बात करें तो आधुनिकता के साथ साथ संस्कृति में बहुत बदलाव हुए हैं और इन बदलावों में कुछ नकारात्मक भी हैं और कुछ सकारात्मक भी हैं। यदि हम सकारात्मक बदलावों की तरफ देखें तो जैसे कि विवाह जो संस्कार हैं उनमें बदलाव हुआ है। खासकर ये कोविड-19 महामारी के समय विवाह संस्कार, मृत्यु भोज को बहुत सारे समाजों ने बंद किया है, सीमित संख्या रखी गई है और बुलाने में भी जिन लोगों को बुलाया जा रहा है वह सीमित संख्या में बुलाया जा रहा है। किंतु यदि हम इसके नकारात्मक प्रभाव की ओर देखें तो जैसे विवाह एक संस्था हमारे भारतीय संस्कृति में मानी जाती है, किंतु आजकल महानगरों में यदि हम देखें तो लिव इन रिलेशनशिप की एक परंपरा चल पड़ी है। वो दूसरी तरफ हम देखें कि वृद्धाश्रम, वृद्धों का, परिवार का, घर का हमारी संस्कृति में महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। आज भी यदि हम आज के दौर में यदि हम देख रहे हैं तो जो बाहर गए लोग हैं वो वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और उनका सहारा कौन है? उनके माँ बाप हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वह संवेदना की दृष्टि से हो, चाहे वह आवास की दृष्टि से हो। बुजुर्गों की छाया जो है वो हमें हमेशा उसमें हम पले बढ़े हैं और वो हमेशा हमें दुख और सुख में जीने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। किंतु आज की युवा पीढ़ी जो है वो उनको रखना नहीं चाहती अपने साथ और इसलिए वो वृद्धाश्रमों में जाने के लिए मजबूर होते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो संस्कृति में बदलाव तो हुए हैं दोनों प्रकार से। अब यदि हम आधुनिकता में आ जाएं तो आधुनिकता की भी हमने गलत परिभाषा हम लगाते हैं और उनके प्रगतिशील विचारों को लेकर चलने वाली और समाज में ऐसी जो कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज के विकास में बाधक हैं उनको छोड़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तब सही मायने में वह आधुनिकता है। किंतु आधुनिकता को हम गलत आंक कर उसे गलत नाम देते हैं और इसका उदाहरण मैं देती हूँ आज ही की 2 पीढ़ियों से। युवा पीढ़ी को हम बोलते हैं कि दिग्भ्रमित हो रही, लेकिन आज वह युवा पीढ़ी भी 2 वर्गों में बटी है। एक जो वर्ग है वह सर्जनात्मक कार्य कर रही है, अपने फूड ब्लॉग बना रही है, अपने साहित्य के ब्लॉग बना रही है और विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें रुचि रखते हुए कार्य कर रही है। और दूसरी जो पीढ़ी है यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की पीढ़ी है। किंतु हम तकनीक की जो सुविधा हमको मिली है उसको हम नकार नहीं सकते और आज
इस सेमिनार में भी जो हम वेबिनार में बैठे हैं वह भी एक तकनीक के कारण ही संभव हो सका। आज तकनीक हमको फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न साहित्य, ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करने का मौका दे रही है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनको सुनने का मौका हमको मिल रहा है आज इस लॉकडाउन के समय में भी। किंतु आज का यह भयानक दौर जो है वो हमें सचेत भी कर रहा है कि समय के साथ संभल जाओ और विकास की दौड़ में दौड़ो, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में दौड़कर मानवता को मत भूलो। अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखते हुए, आधुनिकता के अतिरेक से बचते हुए हमें अपनी संस्कृति के महत्व को समझना वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर सुधीर शर्मा और डॉक्टर तिशा शर्मा जी को इस वेबिनार के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। नमस्कार, मैं शोधार्थी निर्मला परगनिया, सहायक प्राध्यापक शिक्षा संकाय अग्रसेन कॉलेज भिलाई। साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीकी और परंपरा का समन्वय विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार एवं ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता डॉक्टर सुधीर शर्मा सर एवं सहयोगियों का अभिनंदन करती हूँ। मैं कला और सृजनात्मकता के नए संकट विषय पर अपना सोच सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम कला और सृजनात्मकता से परिचित होते हैं। कला मनुष्य के जीवन में भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है। मनुष्य अपनी भावनाओं, जिज्ञासाओं एवं इच्छाओं और मानवीय भावनाओं को सहज रूप से कला के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। कला मानव मस्तिष्क की सबसे ऊंची प्रखर कल्पना है। कला मानव हृदय में सुख भाव, अर्थपूर्ण अनुभूतियों को उत्पन्न करती है, मानव मन और इंद्रियों को आनंद प्रदान करती है। इस प्रकार कला की उत्पत्ति मानसिक क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर हुई है। कला मानव के सृजनात्मक बाह्य मूर्त रूप का संतुलन एवं सामंजस्य रूप है जो मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करती है। सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता का तात्पर्य किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजन करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तन को जन्म देती है। सृजनात्मकता के संदर्भ में व्यक्तिक क्षमता और प्रशिक्षण का अनुपातिक संबंध भी है। आज पूरे विश्व कोरोना संक्रमण के विपरीत परिस्थितियों के कारण वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस संकट का प्रभाव हर क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो ही रहा है और इस संकट का प्रभाव कला और सृजनात्मकता के नए संकट के रूप में भी उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कला की सृजनशीलता तभी प्रभावशाली हो सकती है जब उसे प्रस्तुत करने के लिए मंचन की व्यवस्था हो। मंचन के अभाव में कला की महत्ता को प्रभावहीन बना सकती है। अतः आज हमारे समक्ष कलाकारों की सृजन कला को नए रूप, नए छवि प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसे साधनों के माध्यम से कला की अभिव्यक्ति को जारी रखना है जो कि संकट की परिस्थिति में भी उचित अवसर प्रदान कर कला और सृजनात्मकता में जीवंतता बनाए रखें। कला और सृजनात्मकता के नए संकट के हल के रूप में आज ऑनलाइन संगोष्ठी वेबिनार एक सशक्त माध्यम है जो संकट के क्षण में विपरीत दशा को उचित अवसर में बदलने का सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न है। इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाते हुए यह एक सफल प्रयास है। आज कला की विभिन्न विधाओं को प्रबल एवं सशक्त आधारशिला प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। जो सृजनात्मकता कला का लक्ष्य कलाकारों की हौसला को बढ़ाना है, सृजनशीलता को व्यापक स्तर पर लाना है और उसके प्रभावशीलता को बरकरार रखना है। अतः इस कार्यक्रम के आयोजन से प्रतिभागिता के लिए एक मूलभूत कौशलों को उत्कृष्टता एवं विशिष्टता प्रदान करने में अवश्य ही सफल सिद्ध होगी। अब एक बार पुनः इस आयोजन की सफलपूर्ण संपन्नता की कामना मैं करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अश्विनी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद।
मेरे प्रस्तुत शोध लेख का विषय है ऑनलाइन एजुकेशन की सार्थकता एवं समस्याएं। इस शोध लेख के उद्देश्य हैं ऑनलाइन एजुकेशन की वर्तमान स्थिति में सार्थकता, ऑनलाइन एजुकेशन की समस्याएं, ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित समस्याओं के सुझाव। ऑनलाइन शिक्षा में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है। ऑनलाइन लर्निंग अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। ऑनलाइन लर्निंग में वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी शिक्षा एवं डिजिटल सहयोग शामिल है। पाठ्य सामग्रियों का वितरण हम इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो, टेप के माध्यम से करते हैं। अगर हम देखें तो ज़्यादातर हम ऑनलाइन एजुकेशन को पहले डिस्टेंस एजुकेशन में इस्तेमाल करते थे। फेस टू फेस एजुकेशन या मुखाभिमुख एजुकेशन में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता था। तो डिस्टेंस एजुकेशन में ये ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पहले से प्रयोग होता आ रहा है। कोविड-19 के इस दौर में फेस टू फेस मुखाभिमुख शिक्षा विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है, तो हम एक विकल्प के तौर पर ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, विकल्प के तौर पर ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। जब सभी विद्यार्थी अपने घर पर इस माहौल में हैं तो केवल ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से ही हम विद्यार्थियों तक संपर्क कर सकते हैं। स्मार्टफोन के इस दौर में यूट्यूब, फेसबुक, गूगल मीट, जूम इत्यादि बहुत सारी लर्निंग ऐप हैं जो कि आज के समय में बहुत ही उपयोगी साबित हो रही हैं। लेकिन मैं कुछ ऑनलाइन लर्निंग से संबंधित समस्याएं और उन पर सुझाव भी देना चाहूँगा। ऑनलाइन लर्निंग की शिक्षण विधियां व पाठ्यक्रम फेस टू फेस से अलग होती हैं, इसलिए उससे संबंधित अध्यापकों व विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना जरूरी है। विद्यार्थियों की हमें आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। क्या सभी के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर उपलब्ध हैं? ऑनलाइन लर्निंग के लिए अभिभावकों को भी एक समझ देनी होगी। खासकर पूर्व प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन लर्निंग में अभिभावकों की मदद बहुत ही ज़रूरी है। पूर्व प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखकर हमें पूरी योजना बनानी होगी। ऑनलाइन लर्निंग एक ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, एक संगठित शिक्षा है जिसके पहले से एक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक ख़ास तौर पर जोर देना चाहूँगा कि ऑनलाइन लर्निंग एक प्लानिंग की लर्निंग है। हमें पहले से ही सभी अध्यापकों को ट्रेनिंग देनी होगी, पहले से ही सभी विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देनी होगी, पहले से ही हमें सभी अभिभावकों को ट्रेनिंग देनी होगी। तभी हम ऑनलाइन लर्निंग के उद्देश्यों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंच सकते हैं। मैं विस्तार से अपने इस शोध पत्र में आगे लिखूंगा। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा सर की पूरी टीम को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। धन्यवाद।